सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग फटाफट से कनेक्ट हो जाइए और आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट में। और मैं आयुष शर्मा आज फिर आ गया हूँ आपके साथ प्रैक्टिस सेट लेकर एसएससी जीडी के। जैसा कि हमको पता है कि हम एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं और आपके एग्जाम जो है वो 20 फरवरी से आने वाले हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आज मैं 17 जनवरी 2023 में जो 4th शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट होता है उसके पूरे 20 क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो फटाफट से सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखिए। ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 42 वी गेट 120 एज अ क्वेश्चन। जब किसी नंबर को हम 42 से डिवाइड करते हैं, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल वो नंबर x है, उसको यदि मैं 42 से डिवाइड करता हूं तो जो क्वेश्चन होता है वो हमको 120 मिलता है। क्वेश्चन मतलब होता है भागफल एंड जीरो एज अ रिमाइंडर, और हमको जीरो जो है वो शेषफल की तरह मिलता है। मतलब कुछ आएगा इसके टेबल में और जीरो शेषफल बचेगा। तो इस केस में बोल रहा है कि यदि ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर, यदि उसी संख्या को मैं 41 से भाग करूंगा तो शेषफल कितना बचेगा। हिंदी में समझा देता हूं। मुझे कमेंट में आया था कि सर आप हिंदी में बताइए क्वेश्चन को। मैं बता देता हूं आपको कि एक संख्या है, उसको हमने मान लिया x, उसको 42 से भाग देने पर जो भागफल होता है वो 120 आता है और शेषफल शून्य आता है। तो यदि उसी संख्या को मैं 41 से भाग करूंगा तो शेषफल कितना बचेगा ये आपको निकालना है। ठीक है, देखिए जो ये अंदर वाला नंबर होता है ना, इसको मैं पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ। ये कैसे आता है, जब भी हम 42 का, देखिए हमने क्या करा होगा, ये 42 का पहाड़ा कुछ बार पढ़ा होगा, इसका टेबल हमने पहाड़े कुछ बार पढ़ा होगा, मतलब 120 टाइम्स पढ़ा होगा, और उसके बाद में जो शेषफल बच रहा है उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहीं से हमारा x आता है। तो मतलब ये जो x है वो नंबर क्या बन गया, तो आप बोलेंगे सर 42 इंटू में 120, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वो बोल रहा है यदि इसी नंबर को मैं 41 से डिवाइड करूं तो क्या होगा। तो सर ये कहीं ना रिमाइंडर का क्वेश्चन है। रिमाइंडर थ्योरम हमने नंबर सिस्टम में पढ़ाई जाती है, रिमाइंडर थ्योरम। तो उसका ये क्वेश्चन है, यदि मैं 42 इंटू में 120 को डिवाइड करूंगा 41 से, शेषफल कितना बचेगा। तो देखिए हम इसको सेपरेट काटते हैं। जब मैं 41 से 42 को डिवाइड करूंगा तो 41 वन जा 41 पूरा चले जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, एक। तो एक शेषफल मैंने यहाँ लिख दिया। समझ में आ गई बात। अच्छा 41 से फिर मैं ये 120 को भी काटूंगा, क्योंकि मैं दोनों को अलग अलग सॉल्व कर रहा हूँ सेपरेटली। तो 120 तो नहीं आएगा, लेकिन 41 के टेबल में 3 बार में 123 आता है। 41 के टेबल में यदि मैं, देखो यहाँ पर 120 लिखा हुआ है, मैं 3 बार पढ़ दूंगा तो 123 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जब माइनस करेंगे ना तो शेषफल -3 बचेगा। इसको हम नेगेटिव रिमाइंडर के नाम से जानते हो। नेगेटिव रिमाइंडर भी मैं नंबर सिस्टम में पढ़ाता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सर यहाँ पर रिमाइंडर -3 आ गया। आप बोलेंगे सर छोटा और क्यों नहीं मानते हैं। छोटा मानने में क्या होगा भाई, 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो रिमाइंडर बड़ा पड़ेगा, इसलिए हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो क्या बचा रिमाइंडर, 1 इंटू में -3। तो आंसर आ रहा है -3। जब भी रिमाइंडर माइनस में आता है, नेगेटिव रिमाइंडर आता है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए जिससे हम भाग कर रहे थे उसको जोड़ देते हैं। हम 41 से भाग कर रहे थे, उसको जोड़ दिया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 41 में से 3 माइनस होगा तो 38 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 38 आंसर था। अच्छा क्वेश्चन था भाई, अच्छा क्वेश्चन था। यदि जिनने नहीं पढ़ा है उनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए। In a race around a circular track, an athlete run 10 meter per second in first round, 20 meter per second in second round, and 30 meter per second in third round. Find his average speed. एक वृत्ताकार ट्रैक के परितः परितः मतलब आजू बाजू आप जो सर्कुलर ट्रैक पर घूमते हैं ना, पेरीमीटर में, उसको बोलते हैं। एक एथलीट पहले राउंड में 10 मीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। ठीक है, मतलब और फिर दूसरा राउंड मारेगा तो उतनी ही डिस्टेंस, तो उसके लिए वो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। फिर जाएगा वो थर्ड राउंड में 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। जब तीन स्पीड दी हुई हो, डिस्टेंस तीनों में बराबर दी हुई हो, तो उस केस में हमको डायरेक्ट एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थ्राइज ऑफ S1 S2 S3 डिवाइडेड बाय S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस में S3 S1, ये होता है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 20 मल्टीप्लाई में 30, और नीचे देखो S1 S2 को मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर रहा हूँ। S1 S2 कितना हो जाएगा, 200, प्लस S2 S3 कितना हो जाएगा, 600, प्लस S3 S1 कितना हो जाएगा, 300। तो कितना हो गया, 1100। तो ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10 इंटू 20 इंटू में 30 अपॉन में कितना आ जाएगा, 1100। ये सुन सा बसुन प्यार की धुन हो जाएगा। ठीक है, अब कितना बच रहा है, 3 3 9 9 2 18, तो कितना आ गया, 180 अपॉन में 11। 11 वन जा 11 होता है, कितना बचा, 7। 11 6 जा 66 होता है, पॉइंट। ठीक है, कितना बचा, 4। 11 3 जा 33 होगा, तो ये 16.36 एक ही आंसर है। ठीक है, देखिए जैसे ही 16 आए थे ये दो ऑप्शन तो कट जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी आपको सॉल्व करके ये देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। The effective annual rate of interest compounding to the nominal rate of 2% per annum payable half yearly is।
अर्धवार्षिक रूप से दे 2% वार्षिक नॉमिनल रेट के अनुरूप प्रभावी वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। वो बोल रहा है यदि 2% के उससे ब्याज लग रहा है और 2% पर ईयरली लग रहा है, तो यदि इसको वो बोल रहा है प्रभावी रूप से वार्षिक की जगह वो बोल रहा है अर्धवार्षिक लगाने का। तो सर अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6-6 महीने में। यदि 12 महीने में इतना ब्याज लग रहा है तो 6 महीने में 6% 1% लगेगा और फिर अगले 6 महीने में 1% लगेगा। तो इन दोनों को यदि मैं इसमें करस्पॉन्डिंग इनको एनुअल निकालना है दोनों का, तो भैया जब दो 1% सक्सेसिव है तो इसको निकालने का फॉर्मूला हमको पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। या फिर डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन में 100। ठीक है, चलिए इंटरेस्ट निकालना तो हम क्या करेंगे सर, 1+1, सभी 1+ के चल रहे हैं, माइनस की जरूरत है नहीं यहाँ पर। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ हो जाएगा 1 × 1 अपॉन में 100, तो 2+1 अपॉन में 100, दो के पहले जीरो, तो सर एक नंबर तो ये हो गया, एक और लगाकर उसके पहले जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2+0.1, तो 2.01% इसका टोटल ओवरऑल क्या निकलेगा, रेट निकलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर हैज इट्स कॉर्नर कट टू फॉर्म अ रेगुलर हेक्सागन। इसमें बोला जा रहा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल लाइक दिस, उसको उसके कॉर्नर से कट करके एक हेक्सागन बनाया जा रहा है। अच्छा, कॉर्नर से वो बोल रहा है रेगुलर आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो 6 सेंटीमीटर की पूरी साइड होगी। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको जब हम कट कर रहे हैं ना, अच्छा एक चीज और सुन लेना, ध्यान से सुनिएगा। जो भी हेक्सागन होता है ना, रेगुलर हेक्सागन का होता है मतलब बिल्कुल इक्वल सभी साइड, उसको बोलते हैं रेगुलर हेक्सागन। तो इसके अंदर यदि मैं सेंटर से लूँ ना, तो यहाँ पर 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं। कितने, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं। मैं मान लेता हूँ सभी इनकी साइड ए है, तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये साइड अंदर वाली भी ए ही होगी। ठीक है, तो यदि मैं मान लेता हूँ कि हर इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया जो है वो √3/4 A² होता है, यही फॉर्मूला होता है। तो यदि पूरे हेक्सागन का मैं एरिया निकालूं तो क्या हो जाएगा सर, टोटल 6 रेगुलर इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे, तो 6 × √3/4 A², ये हो जाएगा। कितनी बात समझ में आ रही है। तो उसी के हिसाब से अगर हम इसको देखें, मतलब इसका 6 टाइम्स होता है सर, इसका 6 गुना होता है। क्या इतनी बात समझ में आई। चलिए, तो अब मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि आपसे यदि मैं इनको कट कर दूं कॉर्नर से, ये पूरा 6 था, बराबर में कट करूंगा तो सर ये दो साइड होगी, ये दो बचेगी और ये दो बचेगी। तो सर ये भी दो बचेगी, ये भी दो बचेगी, ये भी दो बचेगी, ये भी दो बचेगी, ये भी दो बचेगी। अच्छा ये दो है, ये दो है, ये भी दो होगी। ठीक है, अच्छा ये रेगुलर हेक्सागन बन रहा है, ये भी दो बनेगी, क्यों, क्योंकि ये दो है तो इसके सामने वाला ये दो। तो इस तरीके से ये जो बना ना, इस तरीके से ये जो रेगुलर हेक्सागन बना आपका, ऐसा बन रहा है हेक्सागन, ऐसा। तो ये जो रेगुलर हेक्सागन मतलब 6 साइड वाला, तो इनकी जो साइड आ गई वो कितनी कितनी आ गई, दो 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 दो, ये आ गई। आपको क्या बोल रहा है कि रेगुलर हेक्सागन का एरिया निकालिए। तो रेगुलर हेक्सागन का एरिया क्या हो जाएगा सर, तो आप बोलेंगे 6 इंटू में √3/4 इंटू में A², तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 से 4 कट गया तो कितना आंसर आ जाएगा 6√3। ठीक है, तो ये 6√3 आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में बोला है कि द वैल्यू ऑफ दिस 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 आपको ये फाइंड करना है। भैया सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, ये मिलकर 10 हो गया, प्लस देखो बोर्ड मास में ब्रैकेट के अंदर हम देखें तो डिवाइड पहले होगा, क्योंकि बी ओ डी आता है पहले, BOD MAS, तो पहले डिवीजन होगा। तो सर 4 3 ज़ा 12 हो गया, फिर 3 2 ज़ा 6 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ आ गया 6 प्लस। अब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे यहाँ तक, ये प्लस दूसरी जगह आएगा। तो सर यहाँ पर ये डिवाइड पहले करेंगे, डिवाइड से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब क्या बचा, 3 1 जा 3 और 1 4, तो 4/3 मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा, 3 से 3 कटा तो कितना आ गया 4, तो ये 4 बचा। प्लस में ये 3 1 जा 3 4 5, 5/3 बचा, प्लस में 5/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 5/3, तो ये हो जाएगा 65/3। यही आपका उत्तर है। ठीक है, अगला, 3 क्यूब्स ऑफ साइड दिस 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 आर मेल्टेड टू फॉर्म न्यू क्यूब। 3 क्यूब है जिनकी साइड ये दी हुई है, इनको मेल्ट करके एक बड़ा क्यूब बनाया जा रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि जो बड़ा क्यूब है उसका आपको लेंथ ऑफ डायगोनल, उसका डायगोनल निकालना है, क्यूब का डायगोनल निकालना है। ठीक है, तो क्यूब का डायगोनल होता है √3 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, डायगोनल ये होता है। तो मान लेते सर तीनों का जो वॉल्यूम होगा ना, वॉल्यूम ऑफ ऑल 3 जो बराबर होगा, वो वॉल्यूम ऑफ बड़े वाले का जो बिगर वन है ना, उसके बराबर होगा। तो तीनों का वॉल्यूम क्या होगा, A³ होता है वॉल्यूम, पहले वाले का वॉल्यूम 5 क्यूब, दूसरे का 4 क्यूब और तीसरे वाले का 3 क्यूब, ये टोटल वॉल्यूम है। और यही वॉल्यूम किसका होना चाहिए, छोटे वाले का होना चाहिए। 5 क्यूब हो जाएगा 125, ये 64 और ये 27, इक्वल टू में आ जाएगा A³। चलिए सबको ऐड करते हैं, 7 और 4 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा 16 का 6, 1 कैरी ओवर, 3 6 3 9 10 11 का एक यहाँ, तो 216 आ जाएगा A³ तो ये किसका क्यूब होता है, 6 का होता है। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 6। पुट कर देते हैं सर इसका डायगोनल, क्योंकि जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होता है ना क्यूब का,
क्यूब का जो डायगोनल होता है उसका फॉर्मूला होता है, यदि साइड ए दी हुई है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा √3a। ठीक है, तो वही मैंने करा √3 और a, तो 6√3 इसका आंसर है। ठीक है भाई, पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में लिखकर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और शेयर जरूर करें भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वहीं से मुझे मोटिवेशन आता है। और लाइक जरूर करें वीडियो को भाई, आपका लाइक मिलता है ना तो मुझे मोटिवेशन आता है। ठीक है, लाइक जरूर ठोक दें भाई। ठीक है, अभी पता लगना चाहिए वीडियोस को, इस तरीके की क्लासेस आ रही हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ आपसे कि थोड़ा सा शेयर करें और वीडियो को, क्लास को लाइक जरूर कर दिया करें, है ना। तो ये मोटिवेशन मिलता है, जब एक टाइम आ जाएगा जब सभी को पता लग जाएगा ना, फिर मैं नहीं बोलूंगा आपसे कि भाई आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ठीक है, फिर आपको पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, अभी भी आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा। ठीक है, बाकी अगर पसंद नहीं आती तो बिल्कुल लाइक करने का मैं नहीं बोलूंगा आपको, और आपको अगर इस चैनल से कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि समय आपका भी इंपॉर्टेंट, मेरा भी इंपॉर्टेंट भाई, है ना। मैं ये जानता हूँ आपको कि भाई आपका जो समय, आप यदि यहाँ पर 1 घंटे निकाल कर मेरी क्लास देखने आ रहे हैं ना, तो आप बहुत बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं इसके लिए। ऐसा नहीं है कि मैं फ्री में यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ तो आपका कुछ खर्च नहीं हो रहा है। खर्च तो आपका होता है भाई, आपका नेट पे खर्च होता है, आपका समय खर्च होता है, सबसे कीमती आपका समय। और यदि आप समय आप कहीं पर दे रहे हैं ना भाई, तो इससे कीमती आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप किसी को भी कुछ भी दे दो, बस समय मत दो। समय मांगे ना तो उससे बोलना पैसे ले ले भाई, समय मत ले, क्योंकि ये समय इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपका पूरा करियर अभी डिपेंड करता है आप जो अभी कर रहे हैं उस पर। ठीक है, तो फालतू में कहीं भी टाइम खराब ना करें। यदि आप कोई दूसरे एग्जाम की तैयारी करें तो मेरी क्लास को टाइम पास के लिए ना देखें बिल्कुल भी। ठीक है, यदि आपको कुछ सच में फायदा मिल रहा है तो ही देखें, नहीं तो इस चैनल को बिल्कुल अलग कर दें, सब्सक्राइब बिल्कुल भी ना करें यदि प्रॉफिट नहीं मिलता है तो। और यदि आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो सब्सक्राइब करें भाई। ठीक है, चलिए, लिमिटेड चीजों को अपनी लाइफ में रखें भाई। बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में कचरा भरेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। लिमिटेड चीजें अपनी लाइफ में रखें, लिमिटेड लोगों के लिए समय रखें, जो इंपॉर्टेंट है अभी वो करें। थोड़ा सा सेल्फिश होना जरूरी है लाइफ में, है ना। सेल्फिश होना जरूरी है, ये नहीं है कि सर बिल्कुल समाज सेवा हम कर रहे हैं, करिए, जरूरी है ये चीजें, लेकिन थोड़ा सा सेल्फिश होना जरूरी है। जब तक आप खुद का उद्धार नहीं करेंगे, आप दुनिया का क्या उद्धार करेंगे। ठीक है ना, तो आपको खुद को पहले करना पड़ेगा प्रिपेयर, फिर आप दुनिया को करने के लायक बनेंगे। ठीक है, हेल्प करते रहिए, बाकी मैं इसके सपोर्ट में हूँ बिल्कुल। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल, 40 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल, 60 आर्टिकल के विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य के। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो सर यहाँ से एसपी और सीपी का यदि मैं रेशियो निकालूंगा तो वो हो जाएगा 60/40, 0 2 से 3, दो की चीज को 3 में बेचा, कितने का प्रॉफिट, एक का, कितने पर, 2 पर। 1/2 तो 50% होता है, हर कोई जानता है, तो 50% इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। रमेश बोरोड सम मनी एंड एग्रीड टू पे ऑफ बाय पेइंग 4565 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड 6534 एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। इफ रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पर एनम, फाइंड द अमाउंट बोरोड बाय रमेश। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये बोलूंगा अच्छा क्वेश्चन है। क्यों बोल रहा हूँ अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि रमेश ने कुछ पैसे उधार लिए, मैं मान लेता हूँ ₹X उधार लिए। पहले वर्ष के अंत में वो इतने पैसे चुकाता है और दूसरे वर्ष के अंत में वो इतने पैसे भुगतान करके पूरा चुका देता है। और यदि चक्रवृद्धि ब्याज से 10% ब्याज लगता है तो बताइए उसने कितनी राशि उधार ली थी। मैं मान लेता हूँ ₹X उधार ली थी, तो सर ₹X उधार ली है, तो एक बात बताइए, 10% के हिसाब से पहले वर्ष के अंत में वो इतना दे रहा है, तो एक साल बाद वो राशि कितनी हो जाएगी सर, वो हो जाएगी 10 से 11 हो जाएगी। 10% का मतलब यही होता है। 10% का मतलब क्या होता है सर, 1/10, मतलब 10 की राशि कितना बन जाएगी, 11। तो सर ये 11/10 हो गई। अब इतना होने के बाद वो पहले वर्ष के अंत में इतना चुका देता है, तो सर इतने में से वो ₹4565 चुका देता है। ठीक है, अब बचा उसके पास इतना। अब ये फिर सर इस पर ब्याज लगेगा, तो अगले साल नेक्स्ट ईयर तक फिर ये 11/10 हो जाएगा। अब ये जो पूरा हो जाता है ना, ये जो पूरा हो जाता है ना, अब ये जो पैसा बनता है ना 11/10, तो वो बोल रहा है कि 6534 चुकाकर उसका पूरा लोन कर्जा मुक्त हो जाता है। तो सर लास्ट में उसको इतना चुकाना होगा, तो यही कीमत तो दी हुई है 6534। मुझे उम्मीद है कि नहीं आया होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ₹X उसने उधार लिया, ₹X उधार लेने के बाद 10% ब्याज लग रहा है सर, वो 10 से 11 हो जा रहा है, 10 से 11 हो जा रहा है। तो सर ये राशि बन गई। अब ये राशि बनने के बाद वो बोल रहा है कि पहले वर्ष के अंत में जो राशि बनी है ना, उसमें से वो चुका दे रहा है ₹4565। तो अब राशि इतनी बच गई। अब इतनी राशि में से वो पूरा चुकाने के बाद अब उसको कुछ नहीं देना पड़ रहा है, मतलब इतनी राशि चुका रहा है वो, तो अब उसको कुछ नहीं देना सर। तो वो देखो 11/10 बनने के बाद जो चुका रहा है वो इतनी ही तो चुका रहा है। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। 11 से काटेंगे, 11 4 5 जा 55, 11 9 जा 11 4 जा। अब ये उधर 10 आएगा तो 5940 इधर बचेगा, और इधर कितना बचा, तो आप बोलेंगे सर ये 11x/10 माइनस में 4565। ठीक है, 4565 को उधर ले जाऊंगा तो ऐड हो जाएगा, तो 11x/10 इज इक्वल टू, ये उधर जाकर ऐड होगा तो 5 0 9 10 15 का 5 1 यहाँ और यहाँ 10 हो जाएगा।
ठीक है, चलिए 11 से काट देते हैं। 11 9 जा 99 होता है, कितना बचा 6, 11 5 जा 55, 11 5 जा 55, ये एक जीरो उधर जाकर लग जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9550। इतना उधार लिया था, यही हमने माना था, तो कुछ नहीं था, थोड़ा सा सॉल्व करना था। बाकी इसको शॉर्ट ट्रिक बेटा ज्यादा अच्छे से इसकी होती नहीं है, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे आप, यही बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए। पंकज एक कुर्सी की बिक्री पर पहले 250 रुपए की नगद छूट और फिर 8% और 5% की दो क्रमिक छूट देता है। पंकज भैया बोलता है कि पहले कोई भी कुर्सी की बिक्री करने पर, मान लो उसने एमपी लिखी यहाँ पर, उसमें पहले वो 250 रुपए की छूट देता है और उसके बाद दो छूट और देता है, पहले 8% की देता है और फिर 5% की देता है। और इस तरीके से वह कुर्सी का अंकित मूल्य इतना है, कुर्सी का अंकित मूल्य इतना है, तो आपको बताना है कि अब वो कितने में बेच रहा है। तो कुर्सी का अंकित मूल्य बोल रहा है 4250 है सर, उसमें से पहले 250 माइनस करेगा, तो माइनस करने के बाद कितना हो गया, वो 4000 हो गया। अब उस पर वो 8% फिर 5% की छूट देता है, तो सर पहले 8% की छूट देगा, तो 8% का मतलब क्या होता है सर, इसका 8% में निकालूं तो कितना हो जाएगा, तो इसका 8% निकालूंगा तो 320 होगा। 320 की अगर मैं छूट दूंगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 3680। ठीक है, अब इसमें 5% की छूट है, तो इसका 10% तो होता है 368, इसका 5% निकालेंगे तो आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 184। यदि मैं इसमें से 184 माइनस करूंगा ना, तो 4 जब माइनस होगा तो लास्ट में यूनिट डिजिट 6 ही आएगा, एक ही ऑप्शन में 6 है और कोई सॉल्व भी नहीं करना है, देखो सभी में 0 है, 6 आएगा माइनस करने पर, बस इतना सा क्वेश्चन था। दी एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:8, 5 और 8 के रेशियो में ए और बी की एज है। 8 साल के बाद जो रेशियो है वो बन जाता है 3 से 4। भैया 3 से 4 कब बना, जब दोनों की उम्र 8-8 साल बढ़ गई। बस सॉल्व कर दो। क्या निकालना है, प्रेजेंट एज निकालना है, उनका सम, प्रेजेंट एज का सम, टोटल 5 और 8 का सम 13 की वैल्यू निकालना है। आंसर 13 का मल्टीपल होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, चारों है, तो 13 का मल्टीपल तो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो ये 5 4 जा 20, शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ, ये बता चुका हूँ आपको पहले भी। इसका मल्टीप्लाई और फिर इनका मल्टीप्लाई का डिफरेंस, 8 3 जा 24, तो इनका डिफरेंस लेंगे और वही डिफरेंस बराबर होगा इसका मल्टीप्लाई, 3 8 जा 24, डिफरेंस इन दोनों का 4 8 जा 32। तो डिफरेंस लेना है भैया, साइन को इग्नोर करना है। ठीक है, अच्छा आप अभी ऐसे चले थे ना, तो इधर भी ऐसे ही चलना है। चलिए, तो 20 में से 24 गया तो -4, इक्वल टू में 24 में 32 गया तो कितना हो जाएगा 6 7 8, माइनस का, ये माइनस माइनस कटा, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो यहाँ से 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26, तो 26 आपका आंसर है। ये इजी ही क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ये है भाई अच्छा क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन मेरे पास डाउट में आया था, ये क्वेश्चन है बड़ा अच्छा क्वेश्चन। इसके लिए थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। बाय द वे आप बुद्धि का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बुद्धि लगाना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को सुनने से पहले जो भी बच्चे पहली बार आए हैं भाई, उनके लिए मैं काइंड इन्फॉर्मेशन दे दूं, और जो लोग सुन रहे हैं मुझे पहले से पूरे सेट कवर कर रहे हैं, उनको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस तरीके का क्वेश्चन करने से पहले ध्यान से एक बात सुनिएगा। एक क्वेश्चन का पैटर्न है, आपको याद दिला रहा हूँ, कि दो व्यक्ति एक सर्कुलर ट्रैक पर चलना शुरू करते हैं, दो व्यक्ति सर्कुलर ट्रैक पर सेम पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, सेम स्पीड नहीं है उनकी, स्पीड तो अलग अलग है, लेकिन वहां पर यह बोला जा रहा है कि वो पहली जहां जिस पॉइंट से वो चले थे ना, उसी पॉइंट पर वापस जो आकर मिलते हैं ना, तो वो पहली बार जो आपस में आकर मिलते हैं ना पहली बिंदु पर, तो वो बोलेगा कि आपको ये पहली बिंदु पर वो पहले 20 मिनट बाद मिल रहे हैं दोनों पहले पॉइंट पर आकर। आपको एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया था कि दो व्यक्ति हैं, एक ही पॉइंट से मान लो यहां से चलना शुरू कर रहे हैं, तो दोनों यहां से चलना शुरू करते हैं, दोनों की स्पीड अलग अलग है, तो वो इसी पॉइंट पर ऐसे घूमते रहेंगे, लेकिन देखो कहीं ना कहीं रास्ते में तो मिलेंगे ही, लेकिन यही पॉइंट पर वो कब मिलेंगे, तो ऐसा बोला जा रहा है कि मान लीजिए आधा घंटे बाद या 1 घंटे बाद वो इसी पॉइंट पर मिलते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उनने एक ही राउंड मारा, हो सकता है दूसरे वाले व्यक्ति ने 2-3 राउंड मार दिया और तब जाकर यहाँ मिला हो। ठीक है, अच्छा इसका क्वेश्चन मैंने ये बताया था कि जिस रेशियो में इनकी स्पीड होती है ना, जिस रेशो में इनकी स्पीड होती है, उसी उतने ही बार ये मिलेंगे। मतलब में ये बोलने का है कि भाई अगर एक सर्कल में दो व्यक्ति यहां से चलना शुरू करते हैं, एक व्यक्ति ये जा रहा है दूसरा ये जा रहा है, दोनों की स्पीड अलग अलग है, तो पहली पॉइंट पर ये डबल मिलने से पहले ये कितने डिफरेंट पॉइंट पर मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि आपको इसका स्पीड का रेशियो लेना है, सबसे पहले आपको स्पीड का रेशियो लेना है, और यदि ये सेम डायरेक्शन में जाते हैं, यदि सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो आपको स्पीड का डिफरेंस लेना है, स्पीड का रेशियो का डिफरेंस लेना है, तो वही आपका आंसर होगा। और यदि अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो आपको स्पीड के रेशियो को सम करना है, और सम करके जो आंसर आएगा उतने ही बार ये मिलेंगे। तो इस पैटर्न का क्वेश्चन मैं पिछली क्लासेस में करा चुका हूं, आप जाकर देखें, उसका बेसिक भी मैंने कराया और उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कराए इसी एसएससी जीडी की प्रैक्टिस में, तो आप पुरानी क्लासेस जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे पहली बार आए उनको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन कोशिश करना कि समझ में आ जाए कंसेप्ट। और बाकी भाई यूट्यूब पर कुछ लोगों ने इसको सॉल्व कराया हुआ है, मुझे भेजा किसी ने, एक ने लिंक कि सर आप ये देखिए किस तरीके सॉल्व कराया।
वो क्वेश्चन बिल्कुल गलत गलत तरीके से उन्होंने सॉल्व कराया है। ज्यादा लोगों ने, पहली बात तो ज्यादा लोगों ने 17 तारीख की फोर्थ शिफ्ट को कवर कराया नहीं है, ठीक है। और जिनने कराया है ना भाई, उनका मैंने देखा है तो कुछ लोगों ने तो इसको गलत सॉल्व करके बता दिया। तो आप गलत के उसमें ना जाएं, और मेरी उनसे रिक्वेस्ट है जिनने भी ये गलत सॉल्व कराया है कि ध्यान से आप देखकर क्वेश्चन को करें। टीचर होने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ना छोड़ दें, ठीक है। टीचर, मैं बोलता हूँ ना कि यदि किसी टीचर के अंदर से एक स्टूडेंट मर चुका है ना, तो वो टीचर कभी नहीं रह सकता। आप टीचर तभी तक रह सकते हैं जब आपके अंदर एक स्टूडेंट जिंदा है, ठीक है। तो आप पढ़कर आए क्लास में, यदि आपको कोई चीज नहीं आती, टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और हमेशा से मैं भी ये मानता हूँ भाई कि मुझे जो आता है वो तो मैं सिखा ही दूंगा, और जो नहीं आता है वो भी मैं सीख के आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो हमेशा आपको सीखते रहना है। मुझे आज कुछ नहीं आ रहा है तो मैं आपके सामने बोल दूंगा कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा। आपको कोई डाउट आता है तो मैं बता दूंगा ये नहीं आता है मुझे, लेकिन मैं उसका आपको सटीक और सही आंसर दूंगा जिससे आपकी हेल्प हो। गलत बताकर टाइम पास नहीं करूंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं, फटाक से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 8,000 का सर्कुलर स्टेडियम है, एक 8,000 मीटर का एक सर्कुलर स्टेडियम है, ठीक है। तो सर्कुलर स्टेडियम 8,000 का है, 8,000 किलोमीटर का नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, बोला जा रहा है 2,000 मीटर की परिधि वाले एक वृत्ताकार स्टेडियम में परितः 800 मीटर की एक दौड़ में, यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक सर्कुलर ट्रैक है जिसकी डिस्टेंस है 2000 मीटर। कितनी है? 2000 मीटर, ठीक है। लेकिन इनको 8,000 मीटर की एक रेस कवर करना है टोटल, मतलब इसके 4 राउंड मारेंगे ओवरऑल, ठीक है। 4 राउंड मार लें, इतना आपका डिस्टेंस कवर करना है। तो ये रेस हो रही है, उसमें बोला गया है कि एक बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं, एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, मान लेते सर इसी पॉइंट से दोनों ने दौड़ना शुरू कर, दोनों व्यक्ति इसी पॉइंट से दौड़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर स्टार्टिंग द रेस, ये 10 मिनट बाद मिलते हैं भैया। पहली बार ये 10वें मिनट पर यहां मिलेंगे, 10वें मिनट पर दोनों यहां पर मिलेंगे। क्या इससे पहले वो मिले नहीं होंगे? मिल गए होंगे सर। हो सकता है पहला वाला यहां चलकर एक ऐसा घूमकर आ गया हो, और दूसरा वाला यहीं पहुंचा हो, तो ये पहला वाला इसको फिर क्रॉस कर देगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना, हो सकता है 3 बार क्रॉस कर देगा। तो ये पहली बार जो मिलेंगे ना, पहले स्टार्टिंग पॉइंट पर, वो 10 मिनट बाद मिलेंगे। तो एक ट्रिक होती है कि जब भी ये स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलते हैं, तो मिलने से पहले या मिलने तक वो कितनी बार मिलेंगे, तो उसको निकालने का तरीका, शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी कि स्पीड का आप रेशियो लेंगे। और यदि ये सेम डायरेक्शन में जाते हैं, यहाँ पर देखो सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखो बोला जा रहा है ना कि देखो यहाँ पर बोला जा रहा है फर्स्ट टाइम स्टार्ट द रेस। यहाँ पर बोला जा रहा है 300 मीटर दौड़ में सबसे तेज रोहन और सबसे धीमा सोहम है, एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं, और दौड़ शुरू होने के 10 मिनट बाद अंतिम बिंदु पर साथ में पहली बार पहुंचते हैं, ठीक है। दुगनी दौड़ से रोहन दौड़ना समाप्त के, हाँ देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सेम डायरेक्शन में जाने का मतलब ये है कि सर इनकी स्पीड का रेशो का जो डिफरेंस होगा ना, मान लीजिए जो भी डिफरेंस आएगा एक्स आएगा, तो ये उतनी बार मिलेंगे, उतनी बार मिलेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो सर इसी कंसेप्ट का यदि मैं यूज करूं, अब इसको मैं रब कर रहा हूं, इसी कंसेप्ट का मैं यदि यूज करूं, तो सर यहाँ पर इन दोनों ने चलना शुरू किया, और यहाँ पर देखो एक बात बोली है कि स्पीड जो है वो रोहन की ट्वाइस है सोहम की स्पीड की। तो जो स्पीड दी हुई है रोहन की और सोहम की, रोहन की स्पीड ट्वाइस है सोहम की स्पीड की। मतलब ये है सर कि ये स्पीड का रेशियो है, और ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये कितने बार मिलेंगे, आपसे मैं पूछता हूं, तो कितने बार मिलेंगे? तो आप बोलेंगे सर इनका डिफरेंस लेंगे हम, तो ये एक बार मिलेंगे, एक बार मिलेंगे। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से मिलने तक ये एक बार मिलेंगे। तो भैया यहाँ 10वें मिनट पर मिल रहा है, एक बात बताओ, ये दोनों यहाँ जा रहे हैं, ये दो व्यक्ति यहाँ पर जा रहे हैं, तो ये यहाँ पर आने के बाद एक बार मिलेंगे, तो एक बार ये यहीं मिलेंगे ना, इससे पहले कहीं मिलेंगे ही नहीं। तो एक बात बताओ, पहले की स्पीड 2 गुना है और इसकी स्पीड 1 गुना है, तो मान लो रोहन की स्पीड 2 गुना है और ये पहले वाले की स्पीड 1 गुना है, और यहाँ पर ये पहली बार ही मिल रहे हैं, तो यही भैया पहली बार मिलेंगे, तो ये व्यक्ति जो धीरे वाली स्पीड वाला है वो यहीं पहुंच पाएगा, जबकि जिसकी स्पीड डबल है ना, वो एक बार कवर करके दूसरी बार यहाँ आ जाए। क्या बात समझ में आ रही है? तो जो व्यक्ति एक बार कवर कर रहा है उसने सिर्फ 2,000 मीटर कवर करा होगा, और जो व्यक्ति 2 बार कवर कर रहा है उसने 4,000 मीटर कवर करा होगा। क्या इतनी बात समझ में आई? लेकिन यहाँ से आपसे बोला जा रहा है, अच्छा ये 2,000 मीटर इन्हें कितनी देर में कवर करा होगा? ये तो 10 मिनट में कवर कर रहा है, और सर इसने भी ये 10 मिनट में कवर करा होगा। आपसे बोला है कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय रोहन टू फिनिश द रेस। सर 4,000 मीटर रोहन 10 मिनट में कवर करता है, तो अगर 8,000 मीटर रोहन से मैं कवर कराऊंगा, तो रोहन कितने मिनट में कवर करेगा सर? 20 मिनट में कवर करेगा। तो इसका इस तरीके से इस क्वेश्चन को समझना था, कैलकुलेशन नहीं था, बस बुद्धि का इस्तेमाल करना था। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ। सर पूरी एक रेस थी गोल गोल जाने वाली, पहले वाले की स्पीड 2 गुना है इससे, तो सर इनका सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये कितने बार मिलेंगे? तो इनके रेशियो का डिफरेंस लेंगे तो एक आ रहा है, मतलब ये एक बार मिलेंगे। और वो बोल रहा है कि पहली बार वो मिलते हैं 10 मिनट बाद, तो एक बार सर वहीं वो 10वें मिनट पर स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिल रहे हैं। मतलब पहली बार मिलन इनका स्टार्टिंग पॉइंट पर ही हो रहा है, मतलब मिड में कहीं पर इनका मिलन नहीं हो रहा है। तो सर अगर यहाँ से चलना शुरू करा तो मिड में अगर मिलन नहीं हो रहा है तो वो यहीं आकर मिल रहे हैं। तो जो धीरे चलने वाला व्यक्ति वो तो यहीं रहेगा, लेकिन जो तेज इसके आगे आगे भाग रहा था वो एक राउंड मारकर दूसरे राउंड में यहाँ मिलेगा। तो पहले वाले ने एक राउंड मारा, दूसरे वाले ने 2 राउंड मारा,
तो फर्स्ट वाले ने जब एक राउंड मारा तो वो 2000 मीटर चलेगा, सेकंड वाले ने 2 राउंड मारे तो वो 4000 मीटर चलेगा। और यदि ये 4000 मीटर चलता है, लेकिन आपसे बोला जा रहा है ये 10 मिनट में, तो अगर इसको 8000 मीटर कवर करना है तो कितने मिनट में करेगा? 20 मिनट में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन में बोला है कि 3 रनर है, 3 धावक हैं, अमन, रमेश और नरेश, एक दौड़ लगाते हैं जिसमें से अमन रमेश से 48 मीटर आगे रहकर और नरेश से 68 मीटर आगे रहकर दौड़ पूरी करता है। इसी लंबाई की एक अन्य दौड़ में रमेश नरेश से 25 मीटर आगे रहकर दौड़ पूरी करता है। प्रत्येक धावक की पूरी दूरी की स्थिर चाल से तय करता है तो दौड़ की लंबाई ज्ञात करें। ध्यान से सुनिएगा। 3 लोग हैं भैया, अमन, रमेश और तीसरा नरेश। ठीक है, वो बोल रहा है कि जिसमें अमन रमेश से 48 मीटर आगे रहकर, अमन रमेश से 48 मीटर आगे रहकर, अमन, तो भैया अमन मान लेते कि x मीटर पूरा कवर कर रहा है लास्ट में, तो वो रमेश से 48 मीटर आगे रहकर कर रहा है, मतलब रमेश कितना रहा होगा पीछे? सर रमेश 48 मीटर पीछे रहा होगा। मैं मान लेता हूँ सर ये पूरी डिस्टेंस x मीटर की रही होगी, तो अमन यहाँ पर पहुंच गया, लेकिन रमेश इससे 48 मीटर पहले ही पहुंच पाया, और वो कहाँ पहुंच पाया? यहाँ पर, रमेश। और उसके पहले रमेश है या रमन? हाँ रमेश। और उसके पहले नरेश का बोला जा रहा है कि नरेश 68 मीटर पे पीछे रह गया है। मतलब नरेश जो है ना, इससे भी 20 मीटर और मान लीजिए, और टोटल स्टार्टिंग से 68 मीटर पहले रह गया है। तो यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? नरेश बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डिस्टेंस कितनी रहेगी? x माइनस 68। इन अनदर रेस बोल रहा है इसी लंबाई की एक अन्य दौड़ में, मतलब सेम डिस्टेंस में ही नरेश से 25 मीटर आगे रहकर दौड़ पूरी करता है। कौन? रमेश। रमेश जो भैया है ना, वो नरेश से 25 मीटर आगे रहकर दूरी पूरी करता है। मतलब अगर रमेश x पूरी कर लेता है ना, तो नरेश कितना? 25 मीटर पहले रहेगा। यही मतलब है अहेड ऑफ। हाँ तो ठीक है, तो ये कितना? 25 मीटर पीछे रहेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो रेशियो इन दोनों का इधर होगा वही रेशियो यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो हम बोलेंगे x माइनस 48 अपॉन में x इज इक्वल टू x माइनस 68 अपॉन में x माइनस 25। क्यों? क्योंकि जहां पर जो रेशियो आ रहा है डिस्टेंस का, वही रेशियो यहाँ पर भी कवर होगा। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए, तो अब यहाँ पर देखते हैं हम सर की देखिए, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बड़ा बन जाएगा क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करने का मैं सबसे इजीएस्ट तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, किसी ने नहीं बताया होगा ये तरीका। यहाँ पर हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे। तो क्या होगा? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या बोलता है कि यदि कोई रेशियो a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी लिखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं? इसको आपस में लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन में a माइनस डी जोड़कर, और इसको आपस में लिख सकते हैं c प्लस डी अपॉन में c माइनस डी। ये होता है कंपोनेंट डिविडेंड। तो मैं इसमें पुट करता हूँ, इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो आ जाएगा 2x माइनस में 48, और अपॉन में नीचे माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो x माइनस 48 माइनस में ये होगा। ठीक है, तो माइनस में ये जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 48। एक सेकंड, हम सही चल रहे हैं ना, ये कंफर्म कर लें। x माइनस 48 अपॉन दिस, हाँ वैसे सही चल रहे हैं, हम देख लेते हैं। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस में ये हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। तो इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, मान लेते हैं मैं नीचे वाले में से ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये मुझे बड़ा लग रहा है, या फिर ऊपर वाले में से हम नीचे वाले को कर दें, पर फॉलो एक ही करना है। यदि ऊपर पहले उसको लिख रहे हैं तो पहले इसको ही लिखना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 2x माइनस, अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो मैं पूरा बता देता हूँ। देखिए, पूरा रब कर देता हूँ, फिर से बता देता हूँ, मुझे लग रहा है कंफ्यूजन हो सकता है। x, मैंने बोला था इस तरीके से, अगर ये डिस्टेंस चल रहा है रमेश, अमन, रमेश और नरेश से, अगर अमन x चल रहा है तो रमेश उससे 48 कम चल रहा है, और नरेश उससे और 68 कम चल रहा है। ठीक है, और दूसरी बार में ये बोला है कि यदि रमेश x फिनिश करता है तो ये उससे 25 कम करता है, तो इनका रेशियो बराबर होगा, ये मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या कर दूंगा सर मैं, x माइनस 48 अपॉन में x इज इक्वल टू x माइनस 68 अपॉन में x माइनस 25। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं लगना है, यहाँ पर हमको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना है, उसका बेसिक बता चुका हूँ। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस में 48, और डिवाइड में क्या जाएगा, x में से x जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 48 इज इक्वल टू, इधर दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2x, और दोनों को ऐड करेंगे तो 68 और 25 को ऐड करेंगे ना तो माइनस का आ जाएगा 68, 80 और 90, 93, डिवाइड बाई में उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जाएगा माइनस माइनस, तो यहाँ जाएगा माइनस का 25, जब मैं माइनस करूंगा तो 3 और ये 43। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। यहाँ पर मुझे लग रहा है भाई कहीं पर मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये अभी भी क्वेश्चन बड़ा बन रहा है, इतना बड़े से सॉल्व होगा नहीं। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए, ये जिसने मुझे डाउट भेजा था मैंने उसका सॉल्व करके भेजा हुआ है ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट का, और बड़ा ईजी है ये। देखिए, इसको मैं दूसरा तरीका क्या फॉलो कर सकता हूँ कि x माइनस 25 हो रहा है यहाँ पर, मैं ये कर सकता हूँ बिल्कुल। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि सर x माइनस 48 अपॉन में x माइनस में 68 इज इक्वल टू x अपॉन में x माइनस 25, इसको भी लिख सकते हैं। इसको करके देखना, तो यहाँ पर दोनों को ऐड करूंगा तो हो जाएगा 2x, माइनस में हो जाएगा
दोनों को ऐड करके लिख रहा हूँ तो 2x माइनस में हो जाएगा 116 अपॉन में दोनों को सब्ट्रैक्ट नीचे करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 20 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करूंगा तो 2x माइनस में 25 और नीचे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस में ये करेंगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, 5 5 जा 5 4 जा 5 2 जा 10x माइनस में 580 इज इक्वल टू 4 2 जा 8x माइनस में 100, ये 100 ये 580 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 480 और इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 240। टोटल जो सबसे पहले डिस्टेंस कवर किसने ए नहीं करी थी ना अमन ने, तो वही x था और x की वैल्यू कितनी आ गई 240। तो ये सॉल्व होने का तरीका। देखिए भाई इसमें हम कहाँ फंस गए थे, इसमें ये माइनस करने में दिक्कत हो रही है। अब आपको थोड़ा सा बुद्धि वहां पर ये लगाना है कि जब ऐसा रेशियो आ जाएगा ना तो माइनस करने पर आपको देखना है कि इन दोनों को माइनस करने पर कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं बन रही है प्राइम नंबर, क्योंकि यहाँ मैंने माइनस करा तो 43 आ रहा है और 43 एक प्राइम नंबर होता है तो इसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप इसको ऐसा थोड़ा सा आगे पीछे कर लें तो उससे क्या होगा, देखो ये रेशियो आ गया यहाँ पर कट गया तो क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना, ये 240 आंसर आ गया, आंसर हालांकि आपका इससे भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए द एवरेज ऑफ फर्स्ट 16 नेचुरल नंबर इज क्या, प्रथम n संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत यदि आपको निकालना है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 16 प्लस वन अपॉन में 2 तो वो हो जाएगा 8.5। कितनी संख्या कल को आ जाती सर, प्रथम 28 तो क्या करते 28 में एक जोड़ के 2 से डिवाइड कर दे, प्रथम 27 तो 27 में एक जोड़ के आधा कर देते, यही आंसर होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर 8.5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट हु गेट 70%, एक कैंडिडेट को 70% मिलते हैं, वोटेड इज इलेक्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ 500 वोट्स, मतलब वो बोल रहा है कि 500 वोट मेजोरिटी से जीतता है, मतलब इसको कितने 30% मिल रहे होंगे सर, तो कितने वोट मेजोरिटी से जीत रहे हैं 40% से और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 500। क्या निकालना है भाई आपको, टोटल वोट, तो 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250, 20% की। यदि मेरे को इसको टोटल वोट निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1250। ठीक है, ये आंसर है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखें, चलिए इसमें दिया है 85% ऑफ x माइनस वाई, मतलब मल्टीप्लाई ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इज इक्वल टू होता है 25% ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, यदि मैं रेशियो लूं तो x माइनस वाई अपॉन में आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 25 अपॉन में 85। ठीक है, 5 5 25, 5 1 5 7 35, ये आ गया। चलिए तो y इज व्हाट परसेंट ऑफ x, y x का कितना परसेंट है ये आपको निकालना है। ठीक है, तो उसको बाद में निकालेंगे, पहले ये रेशियो सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व करके हमको आंसर लाना है भैया। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए ना तो आपको जो बड़ा नंबर क्या होता है, जो पहले लिखा होता है, क्यों, क्योंकि पहले में से ही तो माइनस कर रहे हैं, मतलब बड़ा नंबर x है। तो बिग नंबर यदि आपको निकालना है मतलब x, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर आधा कर दो, वही बड़ा नंबर होता है। तो कितना हो जाएगा 11। और यदि छोटा नंबर निकालना है स्मॉल वाला, तो वो क्या होता है सर, दोनों को घटाकर आधा कर दो, 17 माइनस 5 करेंगे डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो जाएगा सर, 17 में 5 के 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 तो 6 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई। आपको निकालना है कि y इज व्हाट परसेंट ऑफ x, y x का कितना परसेंट है, y इज व्हाट परसेंट ऑफ x, परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो y इज व्हाट परसेंट ऑफ x इनटू में 100। ठीक है, तो 6 अपॉन 11 निकालना है, तो ये हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन 11 होता है, 1 अपॉन 11 जो होता है परसेंटेज में वो 9.09% होता है, तो उसका 6 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 54.54, और या फिर इसको फ्रैक्शन में हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, a person sell a packet of on a cost price by using faulty weight of 10% less than actual measure, find his gain percent। faulty weight का यूज करता मतलब 10 की जगह 9 ही देता है 10%, तो सर एक्चुअल में इसको प्रॉफिट लॉस कैसे होगा, तो सर इसका अपोजिट रेशियो हो जाता है 9 से 10 में। कितना प्रॉफिट हो रहा है एक का, कितने पर 9 पर, वो परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। भाई ये मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस पैटर्न के क्वेश्चन में आपको पहले बता चुका हूँ कि जो भी वेट होता है ना, वेट के अपोजिट में प्रॉफिट का रेशियो आता है। ठीक है, चलिए, रिया कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, रिया while रीटा कैन कंप्लीट दिस सेम वर्क इज इन 18 डेज, और गीता मैम करती है 24 डेज में। ठीक है, चलिए तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इसका आएगा, चलिए सब में से कॉमन लेते हैं, पहले 6 कॉमन आ गया, इसके बाद इसमें 2 बच रहा था मैंने लिख दिया, इसमें 3 बच रहा था वो लिख दिया, इसमें 6 4 के लिए ये 2 कर दिया, 3 2 6, 6 2 12, 12 6 72, तो 72 इसका एलसीएम आ गया। 12 6 72, 18 4 72, 24 3। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि रीता और गीता मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं, रीता और गीता मतलब ये रीता और गीता, रीटा और गीता ना, हाँ ये दोनों मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं। तो सर इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 4 3 7, 7 की क्षमता से यदि 6 दिन तक काम करे तो कितना काम हो गया 42, तो कितना काम बच गया 30।
वो बोला जा रहा है कि गीता को रिप्लेस कर दिया जाता है रिया के साथ। ठीक है, तो रिया के साथ गीता को रिप्लेस कर दिया जाता है रिया के साथ, मतलब पहले सर देखिए रीटा तो कर ही रही है, साथ में गीता की जगह रिया करेगी, तो आप कितनी क्षमता से करेंगे सर ये? तो सर ये 4 क्षमता इसकी और 6 क्षमता इसकी, तो टोटल 10 क्षमता से करेंगे। तो इस 30 काम को 10 क्षमता से कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे? 3 दिन में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ऑल टुगेदर वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ? तो भैया 6 दिन तक तो काम किया साथ में तीनों, तो 9 दिन में काम कंप्लीट होगा। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना, डिसेंडिंग मतलब होता है बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। ठीक है, बड़े से छोटा ये होता है डिसेंडिंग, बड़े से छोटा। तो सर यहाँ पर क्या करते हैं हम, इसका बेस सेम बना ले, या तो न्यूमरेटर सेम बना लो या डिनोमिनेटर। लेकिन आप देखेंगे ये सब सेम हो सकते हैं कैसे? अगर मैं 8 में 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 80 बन जाएगा, इसमें 5 का कर दूं तो 80 बन जाएगा, इसमें 2 का कर दूं तो 80 बन जाएगा। तो बस इन सबको सेम बनाने के लिए पहले वाले में मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 का, दूसरे वाले में 5 का, तीसरे वाले में 2 का। तो क्या हो जाएगा सर? 7 10 या 70 अपॉन में 80। दूसरा बन जाएगा 65 अपॉन में 80। थर्ड बन जाएगा 62 अपॉन में 80 एंड फोर्थ बन जाएगा 126 अपॉन में 80। ठीक है, अब ये नीचे जब सभी से सेम से कट रहा है तो नीचे से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, सबका बराबर कट रहा है, तो सिर्फ आपको ऊपर देखना है क्या क्या बच रहा है इनका। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन है? ये, तो सबसे बड़ा ये होगा। तो पहले ये वाला आएगा, सबसे पहले ये वाला आएगा, तो सबसे पहले कौन सा वाला आएगा सर? ये वाला आएगा। 63 अपॉन 80 सबसे बड़ा है, 63 अपॉन 80 सबसे बड़ा है। अरे ये कैसा हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है? एक सेकंड, कहीं पर मिस्टेक कर रहे हैं हम। 7 10 70। अच्छा ये 63 ही रहेगा ना, इसको चेंज क्यों करा? तो पहला वाला आ जाएगा 63 अपॉन में 80 सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा 65 वाला आएगा ना। तो 65 वाला सबसे पहले आएगा। देखिए सबसे पहले कौन सा आ रहा है? 65। क्या हो रहा है यार, कहीं पर मिस्टेक कर दी क्या अपन ने? फिर से देखिए इसको भाई, सेम बनाने के लिए इस पूरे में 10 का मल्टीप्लाई, इस पूरे में 5 का मल्टीप्लाई, इस पूरे में 2 का मल्टीप्लाई, क्या रेशियो बन जाएगा? 70 अपॉन में 80। दूसरा बन जाएगा 80 और 65। तीसरा बन जाएगा 80 और 62, और ये बन जाएगा 63 अपॉन में 80। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़े से सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा नंबर ये वाला है, 13 वाला सबसे बड़ा नंबर है। तो सर 13 वाला सबसे बड़ा नंबर कहाँ पर हो रहा है? सबसे बड़ा ये नहीं है, ये वाला है भैया। तो 7/8 सबसे बड़ा नंबर है, ये है 7/8। दो ऑप्शन में नहीं, तीन ऑप्शन में 7/8 बड़ा। फिर उसके बाद उससे छोटा नंबर कौन सा होगा? तो सर सबसे बड़ा ये हो गया, उससे छोटा ये वाला होगा, मतलब दूसरा 13/16 उससे छोटा नंबर है, 13/16 दो में आ रहा है, तो ये ऑप्शन कट गया। उसके बाद कौन आ रहा है सर? उसके बाद आ रहा है ये वाला, मतलब 63/80 उससे बड़ा नंबर है, 60/80 इसमें आ रहा है ये आंसर। ठीक है, चलिए। ए बी सी किसी काम को इतने इतने दिन में कंप्लीट करते हैं, उनने साथ में काम किया और ए 10 दिन पहले काम छोड़ देता है। ठीक है, और बी 12 दिन पहले काम छोड़ देता है, यदि तीनों साथ में काम करते हैं। भैया ये क्वेश्चन तो मैंने बताया हुआ है यार, कितना इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन पहले सॉल्व कर चुके हैं हम, देख कर आए पिछली शिफ्ट में, पूरा बेसिक से बताया हुआ है। 42 56 63, इनका एलसीएम लेते हैं। तो 7 तो सब में कॉमन आ रहा है, 7 9 जा 63 होता है, 7 8 जा 56 होता है, ये भी लिखेंगे। 7 6 जा 42 होता है, तो इसमें है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसका एलसीएम ये मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 9 7 जा 63, 63 8 जा कितना होता है? तो 63 8 जा करने के लिए 8 6 जा 480 और 3 8 जा 24, तो 480 और 24 504 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ये इससे कितने बार में डिवाइड हो रहा है? तो आप बोलेंगे 96। 42 वन जा पूरे जा रहा है, और 12 बार में ये पूरा जा रहा है, और इससे देखेंगे तो ये 9 बार में पूरा जा रहा है, और इससे देखेंगे तो 6 9 जा 54 होता है, 6 8 जा 8 बार में ये पूरा जा रहा है। ठीक है, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो साथ में काम शुरू करते हैं, लेकिन ए काम पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ देता है। मैं बोलता हूँ ए से बोले तू 10 दिन और काम करना भाई, तो ए 10 दिन में और कितना काम एक्स्ट्रा कर देगा? तो आप बोलेंगे सर 12 की क्षमता से 10 दिन और काम करेगा ये, और जबकि बी काम पूरा होने के 12 दिन पहले छोड़ दिया, तो बी से बोलते भाई तू और काम कर, तो बी बोलता भैया मैं 9 की क्षमता से 12 दिन और काम करूंगा। तो काम कितना हो जाएगा सर? 504, काम बढ़ जाएगा ना, ये 120 और ये हो जाएगा 108। सभी को ऐड करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, 1 यहाँ पर आएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा, 2, इतना काम हो जाएगा। अब इतना काम तीनों से करा दो, ये मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूँ ये क्वेश्चन को। ठीक है, 29 की क्षमता से, तो 29 2 जा 58 हो जाता है, 58 के बाद कितना बचा? 15, और 152, 152 कितने बार में आता है? 8 बार में, नहीं 5 बार में आ जाता है 152। ठीक है, 9 5 जा 45 और 100, ये आ गया। ठीक है, चलिए, तो ये 25 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखें। द मार्क प्राइस ऑफ एसी इज, एक सेकंड, ये क्वेश्चन आप एक बार फिर से रीचेक करना, कहीं पर गलत तो नहीं हुआ ना कैलकुलेशन में।
मुझे ऐसा लगा कि गलत है, एक सेकंड। गलत नहीं होना चाहिए भाई, है ना। कुछ भी हो जाए हम डबल सॉल्व कर लेंगे, समय ज़्यादा लग जाएगा, चल जाएगा, गलत नहीं होना चाहिए। 29 2 ज़ा 58 होता है। 58 के बाद कितना बच रहा है? 152। 152 बच रहा है। और कितने बार में जा रहा है? 29 2 7 ज़ा 14, 9 2 8 ज़ा 16 होता है। 5 बार में जाएगा कि 9 5 ज़ा 45? 5 बार में तो ये जा ही नहीं रहा है। अप्रोक्सीमेट बोला था ना, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट में 15 बिल्कुल सही, अप्रोक्सीमेट जा रहा है भाई, तो यही आएगा अप्रोक्सीमेट में, तो यही आंसर है, ठीक है। चलिए, द मार्क प्राइस ऑफ एसी इज इतना, शॉपकीपर ऑफर ऑफ डिस्काउंट ऑफ 11% द सेलिंग प्राइस। तो 36800 को 11% डिस्काउंट मतलब कितने में बेचा सर? 89% में बेचा। सुन सब सुन प्यार की धुन। 9 8 ज़ा 72, 2 यूनिट डिजिट आ रही है भैया, दो का ही एक ही यूनिट डिजिट है। आपको क्या करना है, इसके लास्ट 2 डिजिट मल्टीप्लाई करके देख लो। 9 8 ज़ा 89, 8 ज़ा कितना हो जाएगा? तो 640 और 72, 640 और 72 जोड़ेंगे तो 712 हो जाएगा, का 2 आ जाएगा, 71 यहाँ। 89 6 ज़ा करेंगे तो कितना होगा? 8 6 ज़ा 480 और 72, 480 में 72 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 552। 552 में ये जोड़ेंगे तो हम कितना हो जाएगा? इजी ही क्वेश्चन है यार, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ये नहीं भी समझ में आता है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यदि नहीं आता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे ऐसे देख रहे होंगे सर कैसे कर रहे हैं, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं भाई। 9 8 ज़ा 72 का 2 आ जाएगा, 7 यहाँ। 9 6 ज़ा 54, 54 में 7 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 61 का 1 6 कैरी होगा। 9 3 ज़ा 27, 27 में 6 ऐड होगा तो 33। ध्यान से सुनिएगा, अभी आपको सॉल्व नहीं करना है। 8 8 ज़ा 64 का 4 आ जाएगा, बस। अब सॉल्व नहीं करना है। आखिरी में क्या आ रहा है? 52। भाई 5 to 2 ही इसमें ही आ रहा है, अब नहीं सॉल्व करना है, समझ गए? इसलिए ये मेथड बता दी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए 20 क्वेश्चन ही हमारे कवर हुए। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरे 20 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, मतलब कल मॉर्निंग में। कल मॉर्निंग में आपकी क्लास होगी, तो उसके लिए रेडी रहें, ठीक है। कल सैटरडे आपकी मॉर्निंग में भी क्लास होने वाली है, और कल 2 ही क्लास होगी, 100% 2 क्लास होने वाली है कल। तो कल आपका 18 तारीख की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट कवर होने वाली है। तो मिलते हैं 18 तारीख नहीं, 23 तारीख में एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट कर दें चैनल, और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।